Nothing has happened. So thank you so much for giving me this extra 1 minute. Thank you, Niranjan Reddy ji. माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। काफी देर से हम लोग सबके बड़े विस्तार पूर्वक वचनों को सुना है। हमारे उत्तर प्रदेश में पहले पद्धति थी गांवों में कि लोग बैठ के पंगत में भोजन करते थे, और जब भोजन करते थे तो कहते थे पहले बाराती खाएगा और बाद में जो बचेगा वो जनाती खाएगा। आज मेरी स्थिति जनाती की तरह हो गई, क्योंकि बाराती तो गरम गरम खा लेता है और बाकी जो बचा कुचा होता है वो बाद के लोग को बोलना होता है। बड़े विद्वत लोगों ने बोला है और बोलने में तमाम बातों का यहाँ पर उल्लेख आया है। माननीय, हम जानते हैं कि भारत एक का जो लोकतंत्र है वो पवित्र सिद्धांत पर आधारित है, और इस सिद्धांत के अनुसार हर नागरिक का एक वोट हो, और जो वोट हो वो भारतीय नागरिक ही तय करे, यानी उसकी नागरिकता प्रामाणिकता के साथ में हो। और जो घुसपैठिए हैं या जो ऐसे लोग हैं जो दो जगह पर नाम है, या ऐसे लोग हैं जो वांछनीय नहीं है, उनका नाम नहीं होना चाहिए। एक मानसिकता बनती है इस बारे में। और मैं बधाई देना चाहूंगा चुनाव आयोग को भी और शासन तंत्र को भी कि उन्होंने बिहार के चुनाव में जो SIR के बाद का सबसे बड़ा चुनाव था, SIR प्रक्रिया के बाद, तो वहां पर 67.13% का मतदान हुआ और महिलाओं ने 71% का मतदान किया। इसका मतलब था कि लोगों ने इस प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त किया और एक भी शिकायत नहीं आई। ये इस बात का प्रमाण था कि वो पारदर्शिता के बिंदुओं पर शासन तंत्र भी और चुनाव आयोग के जो व्यवस्था थी वो सिद्ध हुई। माननीय, कांग्रेस के तमाम मित्रों ने इसे लोकतंत्र पर कुठाराघात कहा। मुझको लगता है ये लोकतंत्र पर कुठाराघात नहीं था, ये कांग्रेस के वोट तंत्र पर कुठाराघात था। और इसलिए कि मैंने वो समय देखा है कि जिस समय चुनाव होता था, बूथ पर कब्जे होते थे, तेजाब डाल लेते थे जो माफिया होते थे, और पूरी की पूरी टीम जाकर जो चुनाव प्रक्रिया जहां चल रही होती थी उसमें ठप्पा लगाकर कई जगह तो 12 बजे तक चुनाव ही समाप्त हो जाता था। फिर पुनर्मतदान होता था और पुनर्मतदान का फिर पुनर्मतदान होता था, और जो वांछनीय होता था शासन तंत्र का जो प्रत्याशी वो विजयी घोषित हो जाता था। इन प्रक्रियाओं के बाद में जो आज प्रक्रिया आई है, कहते तो ये कि जब वोटर कार्ड जब से शुरू हुआ है, तो लोग कहते हैं कि जब देश में नहीं था वोटर कार्ड तब क्यों बनती थी कांग्रेस की सरकार? क्योंकि कांग्रेस की सरकार इसलिए बनती थी, वो तमाम प्रकार के वो तरीके अपनाते थे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभव नहीं थे। मुझे याद है कि माननीय अटल जी लखनऊ से चुनाव लड़ा करते थे और उन्होंने बस एक ही मंत्र दिया था और बोलकर मीटिंग से चले गए। लोगों ने कहा बहुत लोकप्रिय है और आपको कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने कहा यह बात सही है कि कोई नहीं हरा सकता, लेकिन और जो अवांछनीय क्रिया के द्वारा किया गया चुनाव की प्रक्रिया है वो जरूर संदेह पैदा करेगी। इसलिए एक ही काम करो कि इनके द्वारा की गई मतदाता सूची का जो जबरन वोट दिलाने की जो प्रक्रिया है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो सीसी, उस समय सीसी चलती थी कि हाथ में चुनाव होता था उसको बिगाड़ देते थे और बिगाड़ने के बाद पर्चियां आती तो सुबह सुबह में जाके वोट डाल देते थे। इन सारी प्रक्रियाओं पर अगर अंकुश लगा तो उस अंकुश को लगाने वाली प्रक्रिया में मैं कहूंगा कि ये जो ईवीएम है और जो आधुनिक प्रक्रिया है उसने वास्तव में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। माननीय, ये भारतवर्ष के 140 करोड़ जो जनता है, ये एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये देखा जाए तो जैसे अर्जुन होते थे और उनके सारथी श्री कृष्ण होते थे। मैं श्री कृष्ण जी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यह जो चुनाव है वो 140 करोड़ लोगों का महाभारत है, जिसमें जनता अर्जुन होती है और सारथी चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग को उसमें तमाम बातों को सुनना पड़ता है। लेकिन मैं वर्तमान में यहां तो तमाम विपक्ष के बंधुओं ने उनको गाली तक दी, अपशब्दों का प्रयोग किया, तमाम ऐसे शब्द जो असंसदीय हैं उनका प्रयोग किया। लेकिन मेरा मानना है कि भारत का चुनाव आयोग एक ऐसा आयोग है
जो धूप में भी शांत है, बारिश में भी शांत है, और विपक्ष की जो अपशब्द है उनमें भी शांत है। मैंने कोई भी अपशब्द या असंसदीय शब्द रिकॉर्ड पे नहीं जाता, इसलिए प्लीज उसका ध्यान। आपके रिकॉर्ड में नहीं, लेकिन ये जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड की बात हो रहा है, यहाँ की रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आज की जो बातें हैं उनमें अगर आप ईवीएम के ऊपर कहते हो तो मानवर मुझको लगता है कि जो ईवीएम की मान मर्यादा है, मेघवाल जी ईवीएम पे काफी बोल रहे थे, तो मानी मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम की जो मान मर्यादा है, एक सीरियल आता था सास बहू का सीरियल, ये सास बहू की सीरियल की तरह है। इसमें जब रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक सब शांत है, और रिजल्ट आते ही जीते तो मशीन पावन और हारे तो मशीन। इसका आचरण जब विपक्ष करता है तो वास्तव में लगता है कि जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुधार जो आज चल रहे हैं उन सुधारों में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण विपक्ष ये मानता है कि वो जीत नहीं सकता, क्योंकि जनता का दिल नहीं जीतोगे तो आप चुनाव भी नहीं जीत सकते। आज उत्तर से पश्चिम तक आप देखो तो किसी ना किसी दिन चुनाव होता है। अगर 10 सालों का चुनाव को निकाल कर आप देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगर उस 1 लाख करोड़ का जो खर्च था वो बार-बार चुनाव कराने से अगर वो बच जाता तो आज शायद उससे बहुत सारे विकास के कार्य हो सकते थे। मानवर मैं यही कहना चाहता हूं कि एक कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि आपने बॉन्ड्स को क्यों लागू, चुनावी बॉन्ड्स को क्यों लागू कर दिया। ये राजनीतिक फंडिंग एक को जो बैंकिंग चैनल से जोड़ने पर जो जोर दिया है शासन तंत्र ने, तो इसका आज सकारात्मक इसका असर पड़ा है। और मानवर मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो सिद्धांत था कि हाथ में चंदा, मुंह में पारदर्शिता और जेब में गोपनीयता, इन भावों के साथ में चुनाव कराए जाते थे। अब वो गोपनीयता नहीं चलती, इसलिए आज का जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल सूचीकरण, ऑनलाइन पारदर्शिता, ये सारी चीज चल रही है। लेकिन एक तरफ ये सुधार चल रहा है और दूसरी तरफ आप देखो कि अभी तो हमारे एक चांद पर गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, आज दुनिया चांद पर पानी ढूंढ रही है और कांग्रेस के लोग आज ईवीएम में गड़बड़ी ढूंढ रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनौती दी कि आप आके इसकी गलती को सिद्ध करो कि कैसे आप उसको हैक कर सकते हो। एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा कि जो ये बता सके कि हम उसको कैसे इसको हैक किया जा सकता है। मानवर मैं यही कहना चाहता हूं कि आज का ये बदला हुआ समय है और इस बदले हुए समय में जो सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र है इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन एक आधार बनेगा। और 1 नेशन 1 इलेक्शन ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि हमने देखा कि सफलतापूर्वक 1 नेशन 1 टैक्स लागू हुआ, एक देश एक कानून लागू हुआ और धारा 370 समाप्त हुई। और अब 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ऐसा सुधार है जिसके माध्यम से हम तमाम न केवल अनियमितताओं को रोकने में सफल होंगे बल्कि चुनावी प्रक्रिया को हम एक सुचारू रूप में संचालित करने के लिए सफल होंगे। आज आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता जैसा कानून बना है, शायद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा है जब देश के माननीय प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आएंगे। देश का मुख्यमंत्री भी अगर किसी आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत है तो उनके बारे में कानून का वर्णन किया गया है। इसीलिए उस पर आपत्ति वही कर सकते हैं जो इस प्रकार की चीजों को जानते हैं कि उनके ऊपर लागू होगा। आज एसआईआर ये चुनाव आयोग का फैसला है, एसआईआर ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये जो आवश्यक सुधार हैं, इन सुधारों के चलते हुए आज वो पहले वाली स्थिति नहीं है जब चुनाव आयोग कोई के पीए होते थे और पता चलता था कि वो ओएसडी होने के बाद वो चुनाव आयुक्त घोषित हो जाते थे। अरे उस समय तो कोई प्रक्रिया नहीं थी, उस समय कोई प्रक्रिया नहीं थी। ये प्रक्रिया तो एनडीए सरकार के आने के बाद बनी है कि चुनाव आयोग की एक समिति होगी, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। पहले नेता प्रतिपक्ष से पूछताछ नहीं होती थी, किसी को आप राज्यसभा का चुनाव आयोग को राज्यसभा का सदस्य बना देते थे, किसी को कोई पद दे देते थे। आज जब पारदर्शी व्यवस्था है तो लोग विभिन्न प्रकार के प्रलाप करते हैं। मैं मानता हूं कि आज तमाम सुधार हुए हैं। ये बात सही है कि 2002-3 या यूं कहें कि 1998 से पहले
ये इसकी शुरुआत हुई थी ईवीएम की, और आज ये सफलतापूर्वक चल रहा है। भारत का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। व्यय सीमा का जो निर्धारण हुआ है कि लोकसभा में 70 लाख, विधानसभा में 28 लाख, अब एक उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित हो गए, यानी कि 3 जगह लड़ लिया, 4 जगह लड़ लिया। इस प्रकार के जो विचार हैं वो मैं समझता हूं कि ये ऐसे नहीं आए हैं। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में एक उच्च स्तरीय समिति थी पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, और उसके बाद इस प्रकार की चीजें आई हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनाव सुधार इस देश की महती आवश्यकता है और इसका सबको एक निर्विवाद भाव में समर्थन करना चाहिए। माननीय सदस्यगण, आपकी सूचना के लिए अभी लगभग 43 स्पीकर्स है, इसलिए